सो गाइज हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रियल और नॉमिनल जीडीपी या रियल एंड नेशनल इनकम, एंड आई वांट यू टू फोकस ऑन दीज टू वर्ड्स। ठीक है, सो इस टॉपिक में मैं चाहता हूँ कि आप इन दो शब्दों पर फोकस करें, रियल और नॉमिनल पर। ठीक है, नेशनल इनकम में हमें पता है कि हम कोई भी पैरामीटर ले सकते हैं। वी कैन टेक अप जीडीपी, वी कैन टेक अप जीएनपी, वी कैन टेक अप एनडीपी, वी कैन टेक अप एनएनपी। सो ये सभी पैरामीटर्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, वैसे तो नेशनल इनकम जो है वो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है। ठीक है, मतलब अभी हम जाएंगे उस एस्पेक्ट पर, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन थिंग कि जब भी हम रियल और नॉमिनल की बात करें, हम क्या कर रहे हैं, हम इकोनॉमी में देखना चाह रहे हैं कि प्राइस का इफेक्ट क्या है। ठीक है, सो अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, दैट व्हेनेवर वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू राइट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वी टेक इनटू कंसिडरेशन क्वांटिटी, हम क्वांटिटी को ध्यान में रखते हैं, और दूसरी चीज हम प्राइस को ध्यान में रखते हैं, है ना। हमें पता है क्वांटिटी एब्सोल्यूट है, क्वांटिटी चेंज नहीं करती, लेकिन प्राइस क्या है, प्राइस कैन वेरी, और प्राइस इसलिए भी बदल सकता है क्योंकि इनपुट कॉस्ट के प्राइसेस बदल सकते हैं। ठीक है, सो मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेके ये समझाता हूँ। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू थ्रू एन एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल हियर। ठीक है, सो मान लीजिए हमारे पास एक सिंगल कंपनी है, मतलब एक देश है, आई हैव अ कंट्री, ठीक, और इस देश में केवल एक कंपनी है, देयर इज जस्ट वन सिंगल कंपनी। ठीक है, सो मान लीजिए ये कंपनी जो है ये चॉकलेट्स प्रोड्यूस करती है, या ये कंपनी आइसक्रीम्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आप, लेट मी अज्यूम ये कंपनी आइसक्रीम्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और आइसक्रीम्स में भी केवल एक सिंगल वैरायटी प्रोड्यूस करती है, लेट्स से ये वनीला आइसक्रीम्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी से इनके पास एक ही प्रोडक्ट है, they only have one single product. So हमको अगर जीडीपी निकालना हो, राइट, तो हमारा टास्क बहुत सिंपल है। हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इस कंपनी के लिए टोटल आउटपुट कैलकुलेट कर दें, है ना, इस कंपनी के लिए टोटल आउटपुट कैलकुलेट कर दें। अब आप ध्यान से देखना हम क्या करेंगे, राइट। सो लेट मी अज्यूम दैट दिस इज अ कंट्री इन विच देयर इज ओनली वन कंपनी, टेक इट टू बी एनी कंपनी, XYZ, कुछ भी आप ले लो, वाडीलाल, जो आपका मन करे ना, यू कैन टेक इट टू बी एनी कंपनी। आप कोई भी कंपनी चूज करिए, राइट, और उस कंपनी का हमें टोटल आउटपुट निकालना है और हम कंपेयर करना चाहते हैं उसे। ठीक है, सो लेट मी से दैट आई हैव दिस कंपनी XYZ, और इनका एक ही सिंगल प्रोडक्ट है, दे हैव वन सिंगल प्रोडक्ट, राइट। सो मैंने यहां पर ले लिया ईयर, दिस इज माई फर्स्ट कॉलम। सेकेंड कॉलम मैंने पिक कर लिया लेट्स से क्वांटिटी, थर्ड कॉलम मैंने पिक कर लिया लेट्स से प्राइसेस इन ईच ऑफ द ईयर। ठीक है, कि हर साल में प्राइसेस में कैसा चेंज आ रहा है, और अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई एंड कैलकुलेट जीडीपी विच इज नथिंग बट राइट क्वांटिटी इनटू प्राइस इटसेल्फ, क्वांटिटी इनटू प्राइस इटसेल्फ। ठीक है, सो अब जरा इसको कैलकुलेट करके देखते हैं क्या निकल के आएगा हमारे पास। So let's say I take it to be the year 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, है ना। 5 साल मैंने ले लिया अपने पास कि 5 सालों का हम प्रोडक्शन देखना चाहते हैं कंपनी का कितना है और किस हिसाब से टोटल आउटपुट वेरी कर रहा है, राइट। सो हम कंपनी के पास गए, हमने कहा सर पहले साल आपके पास कितना प्रोडक्शन हुआ, 2016-17 में आपके पास आपने कितनी क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम प्रोड्यूस करी, वो एक सिंगल प्रोडक्ट कितनी मात्रा में आपने प्रोड्यूस करी। सो कंपनी कहती है सर हमने जो है 80 क्वांटिटी में इसको प्रोड्यूस किया, और प्राइसेस पर यूनिट जो हमारा था वो था रुपीज लेट्स से 5 पर पीस। ठीक है ना, पर यूनिट हमारा जो प्राइस था वो 5 रुपए था। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा कि 2017-18 में आपके दाम आपकी जो क्वांटिटी है उसमें कोई बदलाव आया, डिड यू विटनेस एनी काइंड ऑफ चेंज हियर। सो वो कहते हैं नहीं सर, क्वांटिटी में तो कोई चेंज नहीं आया, क्वांटिटी स्टिल रिमेन्ड 80 ओनली, बट प्राइसेस यहां पर चेंज कर गए। सो प्राइसेस दे वेंट ऑन टू बिकम ₹6 पर पीस, 6 रुपए कीमत जो है वो हो गई। अब हमने कहा 2018-19 में क्या बदलाव है, सो दे से इन 2018-19 सर आर प्रोडक्शन इंक्रीज टू 90 यूनिट्स, हमने 90 यूनिट जो है आइसक्रीम हमने प्रोड्यूस कर ली, और प्राइसेस हमारे जो हैं दे इंक्रीज्ड ऑल्सो, दे इंक्रीज टू ₹7 पर यूनिट, पर पीस या पर यूनिट। ठीक है, और फिर 2019-20 में कहते हैं सर 100 हो गया, लेकिन प्राइसेस इस बार कांस्टेंट रहे, प्राइसेस में कोई बदलाव नहीं आया, ₹7 पर हमने पीस हमने इसको बेच दिया।
ठीक है। और फाइनली हमने कहा 2020-21 में क्या हुआ, तो कहते हैं 120 हो गया सर, दिस इंक्रीज टू 120, और ये प्राइसेस जो है ये भी जो है इंक्रीज करके हो गया लेट्स से ₹8 पर पीस। अब अकॉर्डिंगली कैन यू कैलकुलेट जीडीपी फॉर दिस, क्या आप इसके लिए जीडीपी निकाल सकते हैं हर साल के लिए? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। सो अगर हमें जीडीपी निकालना हो, ठीक है ना, इफ आई वांट टू कैलकुलेट जीडीपी फॉर दिस, सो इन द फर्स्ट ईयर 80 इंटू 5 कितना आया रुपीज, 8 5 40, सो 400 रुपीज आ गया टोटल जीडीपी, है ना, पर पीस। ये टोटल 80 पीसेज ही है। 80 इंटू 6 ये कितना आया रुपीज, 8 6 48, 480 रुपीज आ गया टोटल, 480, ठीक है ना। ये 90 इंटू 7 7 9 63, ठीक, 630 रुपीज आ गया। ये 100 इंटू 7 रुपीज 700, और फिर ये 120 इंटू 8, 120 इंटू 8, ठीक है। सो कितना है ये, 96, और 960 आ गया, ठीक है ना। 12 8 96, सो दिस कम्स आउट टू बी 960। सो ऐसे करके हमने जीडीपी निकाल दिया, ठीक है। अब आप ध्यान देना हमने क्या किया है, व्हाट वी हैव डन इज वी हैव कैलकुलेटेड दिस जीडीपी ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर्स प्राइस, मतलब जो भी उस वस्तु का दाम उस साल रहा उसके बिहाफ पे, उसके बेसिस पर हमने यहाँ पर टोटल जीडीपी हमने कैलकुलेट कर दिया, है ना। सो अकॉर्डिंगली ये निकल के आ गया हमारा 400, 480, 630, 700, 960 अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब क्या हमें यहाँ पर कुछ इंक्रीज नजर आ रहा है? कैन आई सी दैट माई जीडीपी इज इंक्रीजिंग? यस, आई कैन सी दैट माई जीडीपी इज इंक्रीजिंग, ठीक। सो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, आई कैन डायरेक्टली कैलकुलेट हाउ मच इज द इंक्रीज हियर, ठीक है, ये कितना इंक्रीज किया। सो इफ आई गो फ्रॉम 400 टू 480, दिस हैज इंक्रीज्ड बाय ₹80 इटसेल्फ। 80 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, 80 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और क्या मैं जीडीपी रेट निकाल सकता हूं? ये तो जीडीपी में इंक्रीज आ गया, राइट। इफ आई वांट टू कैलकुलेट माय जीडीपी रेट, है ना, अगर मैं परसेंटेज के टर्म में निकालना चाहूं कि भाई कितनी प्रतिशत से बढ़ गया, है ना, कितनी प्रतिशत से बढ़ गया, सो क्या करूं, 480 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 400, सो ये आ गया 80 डिवाइडेड बाय 400 इनटू 100, ठीक है। सो मैं यहां से परसेंटेज टर्म्स भी निकाल सकता हूं, आई कैन कैलकुलेट दिस इन परसेंटेज टर्म्स आल्सो, राइट। सो अगर मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं, आई कैन से दैट दिस इज नथिंग बट 20% इंक्रीज है, ये 20% इंक्रीज है, राइट। सो वैसे आप जीडीपी रेट निकाल सकते हैं साल दर साल, है ना, जो नेक्स्ट ईयर आया माइनस जो पिछले साल का था डिवाइडेड बाय द इनिशियल, वही निकालते थे ना हम प्रॉफिट में, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, राइट। सो वही फॉर्मूला यूज करके आपने सिंपल जीडीपी रेट भी निकाल दिया। इंक्रीज डिक्रीज जो भी होगा वो आप परसेंटेज टर्म्स में डिनोट कर सकते हैं। सिमिलरली व्हेन आई गो फ्रॉम 480 टू 630, यहाँ पर भी इंक्रीज है, 20 ये 30 ये और 100 बीच में, सो कितना इंक्रीज है, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ ₹150 हियर, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ ₹150 हियर। 630 से 700 पे गए तो रुपीज 70 का इंक्रीज आ रहा है यहाँ पर, है ना, ₹70 का इंक्रीज आ रहा है, ठीक। और 700 से 960 पर गए, सो हमें नेट इंक्रीज यहाँ पर कितना दिख रहा है, 260 का इंक्रीज दिख रहा है। आई कैन सी एन इंक्रीज ऑफ ₹260 हियर, ठीक है। बट जरा ध्यान से देखिएगा, राइट। इफ आई ओनली टेल यू दीज नंबर्स, अगर मैं आपको केवल यही नंबर दूं, ठीक, और यही नंबर्स दे के मैं आपसे पूछूं, राइट, फॉरगेट अबाउट दिस डेटा, क्वांटिटी और प्राइसेस को भूल जाओ, क्योंकि ये डेटा तो हमें मिलता नहीं, राइट। हमें केवल ये डेटा देखने को मिलता है जीडीपी के लिए, साल दर साल का डेटा कितना निकल के आ रहा है। मान लीजिए अगर हमें साल दर साल ये डेटा मिल रहा है, राइट, आई गेट दिस पर्टिकुलर डेटा, सो क्या आप इस डेटा को देखकर कह सकते हैं कि जीडीपी हर साल बढ़ रहा है? क्या हमारा जीडीपी हर साल बढ़ रहा है, राइट। अगर हम पहली लुक पे देखेंगे ना तो हमें नजर आएगा दैट यस माय जीडीपी इज इंक्रीजिंग। आप देखिए 80 का इंक्रीज है, 150 का इंक्रीज है, 70 का इंक्रीज है, 260 का इंक्रीज है। सो मैं कह सकता हूं ओवरऑल जीडीपी इंक्रीजिंग है,
ओवरऑल जीडीपी बढ़ रहा है एंड दैट इज व्हाई इकोनॉमी इज ग्रोइंग। मैंने कह दिया भैया फाइनल कंक्लूजन मेरा, इकोनॉमी इज ग्रोइंग, इकोनॉमी इज ग्रोइंग। लेकिन ये गलत होगा, है ना, ये जो हमने असेसमेंट किया है ये असेसमेंट थोड़ा सा गलत होगा। ये असेसमेंट गलत क्यों होगा, ध्यान से देखिएगा अब यहाँ पर, लुक एट द असेसमेंट फर्स्ट। हमने सिंपल यहाँ पर क्या देखा है, वी हैव ओनली लुक्ड एट, राइट, वी हैव ओनली लुक्ड एट नॉमिनल जीडीपी। हमने केवल नॉमिनल जीडीपी को देखा है। यही जो हम जीडीपी निकालते हैं करंट ईयर्स प्राइस पे, इसी को कहा जाता है नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी के साथ परेशानी क्या है, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, इसके साथ प्रॉब्लम ये है दैट इट मे एट टाइम्स प्रेजेंट अस विद अ वेरी फॉल्स पिक्चर ऑफ ग्रोथ। ये कई बार हमें एक गलत पिक्चर प्रेजेंट करेगा इकोनॉमी ग्रोथ की। सिंपल रीजन उसका ये है बिकॉज इट इज ऑल्सो कंसिडरिंग द इंक्रीज इन प्राइसेस। ये क्या है, जब भी प्राइसेस में इंक्रीज हो रहा है ना, उसे भी ये बढ़ते हुए को एकोमोडेट कर रहा है, उसको ध्यान में ले रहा है और इसीलिए इंक्रीज को डिनोट कर रहा है ना। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ जाऊँ, है ना, क्वांटिटी मेरा सेम था एंड आई कुड सी दैट माई प्राइसेस हियर दे हैव इंक्रीज फ्रॉम 5 to 6। मेरे जो प्राइसेस हैं वो 5 पर पीस से 6 रुपए पर पीस बढ़ गया है, 5 पर पीस से 6 पर पीस हो गया है। सो आपको नहीं लगता कि यहां पर, है ना, ये जो इंक्रीज है 80 का, दिस इज एंटायरली ड्यू टू इंक्रीज इन पर यूनिट प्राइस। प्योर रूप में देखा जाए, अगर प्योरली इसको हम असेसमेंट करें, ये बिल्कुल इंक्रीज जो है ये केवल और केवल इसलिए है क्योंकि प्राइसेस में इंक्रीमेंट है, राइट। और अगर प्राइसेस में इंक्रीमेंट है, लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट द रीजन ऑल्सो। तो हम कंपनी के पास वापस गए, हमने पूछा सर 2017-18 में ऐसा क्या हुआ कि वस्तु के दाम आपने 5 से 6 बढ़ा दिए, ठीक है, जबकि क्वांटिटी में तो कोई इंक्रीज नहीं किया। सो कंपनी कहती है कि सर हम आइसक्रीम बनाते हैं, राइट, और आइसक्रीम में जो वन ऑफ द मेजर इंग्रेडिएंट्स है वो है शुगर, ठीक, वन ऑफ द मेजर इंग्रेडिएंट्स है शुगर। और कहता है कि सर उस साल मॉनसून रेनफॉल टाइम पर नहीं हुआ, जिस कारण शुगर केन की क्रॉप में दिक्कत आई, जिस कारणवश शुगर के प्राइसेस बढ़ गए। ध्यान से देखो, है ना, हम कह रहे हैं ग्रोइंग इकोनॉमी, वो कह रहा है कि नहीं सर उस साल तो मॉनसून रेनफॉल लेट हुआ, मॉनसून लेट होने की वजह से जो हमारी शुगर केन की क्रॉप है उसमें कम प्रोडक्शन देखने को मिला और कम प्रोडक्शन के चलते हम क्या देख रहे हैं, शुगर के प्राइसेस बढ़ गए, जो कि हमारा एक मेजर इंग्रेडिएंट है। दैट इज व्हाई बिकॉज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वाज इंक्रीजिंग, दैट इज व्हाई वी हैड टू इंक्रीज द पर यूनिट कॉस्ट ऑल्सो। हमने उसको 5 से 6 कर दिया एडजस्टमेंट करके, ठीक। अब आप बताओ, अब आप इसको ग्रोथ बोलोगे, विल यू ट्रूली से दैट एन इकोनॉमी इज ग्रोइंग हियर? नहीं ना, राइट। अब ये मैंने असेसमेंट, आई वाज ओनली एबल टू डू दिस असेसमेंट व्हेन आई वाज लुकिंग एट दिस प्राइसेस। अगर मेरे पास कोई तरीका ऐसा निकल आए, है ना, कि मैं इस बढ़े हुए दामों को निगेट कर दूं, राइट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझो आप, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मुझे कुछ ऐसा मेथोडोलॉजी चाहिए जिससे मैं इस बढ़े हुए दामों को नेगेट कर दूं, एक कांस्टेंट प्राइस से बार बार मल्टीप्लाई करके जो है इवैल्यूएट करूं और फाइनली आई शुड बी एबल टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज माय रियल जीडीपी, है ना। सो हम क्या करते हैं, इस नॉमिनल जीडीपी को प्राइस एडजस्टमेंट करते हैं, राइट। उसमें हम जो है प्राइसेस के लिए इसको एडजस्ट करेंगे एंड देयर बाय वी विल बी एबल टू कैलकुलेट रियल जीडीपी। अभी मैं आपको समझाता हूँ ये कहानी क्या है, राइट। मान लीजिए हमारे पास क्लास में वी हैव 40 स्टूडेंट्स, 40 बच्चे हमारे पास क्लास में, राइट। और हम 40 बच्चों में देखना चाहते हैं इनकी हाइट जो है वो नॉर्मल है या ये ओवर इनकी हाइट है या ये अंडर हाइट है इनकी, है ना। वेट के लिए भी कैसी कर सकते हैं कि भाई ओवर वेट है या अंडर वेट है या नॉर्मल है अपनी एज के अकॉर्डिंग, ठीक। और उसके लिए आप क्या करते हो, आप सिंपली एक स्केल ऑफ रेफरेंस चुनते हो। आप कहते हो कि बच्चे की उम्र अगर 10 साल है तो उसकी आइडल वेट ये होना चाहिए, आइडल हाइट ये होनी चाहिए, राइट। अगर इससे ज्यादा है तो भाई ओवर है और इससे कम है तो अंडर है ना। सो वही स्टोरी हम यहाँ पर अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर एक स्केल ऑफ रेफरेंस पिक करेंगे, राइट। सो वी विल सिंपली पिक अ स्केल ऑफ रेफरेंस हियर, ठीक। सो लेट मी रब दिस ऑफ, लेट मी टेक दिस ऑफ फर्स्ट। मैं इस पार्ट को हटा देता हूं। सो हमें सिंपली करना क्या है, हमें सिंपली एक स्केल ऑफ रेफरेंस पिक करना है, राइट। दिस इज आवर टास्क। हमारा टास्क है कि हम एक स्केल ऑफ रेफरेंस पिक कर लें, राइट, और अकॉर्डिंगली उस स्केल ऑफ रेफरेंस से फिर हम कंपैरिजन ड्रॉ अप करें, ठीक। सो लेट्स से हम स्केल ऑफ रेफरेंस पिक करना चाहते हैं और स्केल ऑफ रेफरेंस पिक करने के लिए हमने क्या किया, आई पिक एनी ईयर, राइट। मैं कोई एक ऐसा साल चुनूं
जहां पर प्राइसेस फ्लक्चुएट ना कर रहे हो, जहां पर इकोनॉमिक रीजंस ना हो या इकोनॉमिक अनोमलीज ना हो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन प्राइस, राइट। सो हम क्या करते हैं, अपने पास एक रेफरेंस स्केल चूज करने के लिए हम सिंपली एक नॉर्मल ईयर पिक करते हैं। वी पिक अ नॉर्मल ईयर, एक ऐसा साल जहां पर आपके पास इकोनॉमिक अनोमलीज ना हो, जहां पर आपके पास नॉर्मल कंडीशंस हो, राइट। फॉर एग्जांपल मॉनसून आपके नॉर्मल हो, राइट, डीमोनेटाइजेशन जैसी कोई गतिविधि ना हुई हो, राइट, या फिर आपके पास कोई भी ऐसा रीजन ना हो, जैसे मान लीजिए जीएसटी हमने इम्पोज किया, या मान लीजिए हमने एन नंबर ऑफ कुछ भी, हमने ऐसा कुछ बड़ा चेंज नहीं देखा, राइट, जिसके कारण टोटल आउटपुट में बदलाव आ जाए, राइट। और इसी साल को, ये जो हम नॉर्मल ईयर पिक कर रहे हैं, दिस पर्टिकुलर ईयर इटसेल्फ विल बी कॉल्ड एज आवर बेस ईयर, विल बी कॉल्ड एज आवर बेस ईयर। हम क्या कर रहे हैं, हम एक बेस ईयर, एक रेफरेंस पीरियड चूज कर रहे हैं जिसके बिहाफ पे हम कंपेयर करेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने वही 40 स्टूडेंट्स में एक बच्चे को पिक कर लिया, मैंने कहा हाँ इसकी हाइट नॉर्मल लग रही है, इसका वेट नॉर्मल लग रहा है, सो ये मेरा स्केल हो गया। अब मैं हर बच्चे की हाइट इससे कंपेयर करूंगा, हर बच्चे का वेट इससे कंपेयर करूंगा, इससे ज्यादा किसी का मिला है ना तो वो ओवर है, इससे कम अगर किसी का है तो वो अंडर है, सिंपल, है ना। सो हम नॉर्मल ईयर बेस ईयर को ही पिक कर लेते हैं। सो अभी हमारी इकोनॉमी में नॉर्मल ईयर और बेस ईयर इज बेसिकली ईयर 2011-12, 2011-12 अभी हमारा बेस ईयर है, ठीक। सो बेस ईयर में हम कंपनी के पास वापस गए, हमने कहा 2011-12 में आपकी कमोडिटी का प्राइस क्या था, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ योर कमोडिटी इन द ईयर 2011-12, राइट। सो कंपनी कहती है सर हमारा जो प्राइस था 2011-12 में इट वाज ₹4, 4 रुपए था वस्तु का दाम, ठीक। अब ये क्या हुआ, दिस बिकम्स माई कॉन्स्टेंट प्राइस, दिस बिकम्स माई कॉन्स्टेंट प्राइस। अब मैंने इसे ध्यान में रखा, राइट, सो आई कीप दिस इनटू कंसिडरेशन कि भैया ये मेरा कांस्टेंट प्राइस है, और अब मैं इस कांस्टेंट प्राइस के दम पर, राइट, आई वांट टू कैलकुलेट माय रियल जीडीपी। मैं क्या चाहता हूं, मैं इसको यूज करके आई वांट टू कैलकुलेट माय रियल जीडीपी, रियल जीडीपी निकालना चाहता हूं, ठीक। सो मैं सिंपली क्या करूंगा, ये जो कांस्टेंट प्राइस है इसे मल्टीप्लाई करूंगा क्वांटिटी से, राइट। सो दिस विल बी क्वांटिटी इनटू दिस टाइम नॉट करंट ईयर्स प्राइस, this will be constant price, this will be my constant price, multiply कर देते हैं constant price से, right। so 80 into 4, this will give me rupees 320, ठीक। 80 into rupees 4, this again gives me rupees 320, ठीक। तीसरा 90 into 4, rupees 360, right। फिर 100 into 4, rupees 400, and then 120 into 4, rupees 480, 120 into 4 is my rupees 480। now what do you see here, आपको क्या दिख रहा है, आपको साफ नजर आ रहा है कि हमने प्राइसेस का जो इंक्रीज इन प्राइसेस का जो इफेक्ट था उसको नेगेट आउट कर दिया, उसको खत्म कर दिया हमने, नलिफाई कर दिया उसको, है ना। जैसे अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, सो यहाँ पर प्राइस में बदलाव था, यहाँ पर प्राइस में कोई बदलाव नहीं है, राइट। क्वांटिटी में कोई चेंज था ही नहीं, प्राइसेस में चेंज था जिसके कारण ये 80 का इंक्रीज दिखा रहा था। अब यहां पर कंपेयर करने पर नजर आ रहा है दैट देयर इज नो चेंज, कोई बदलाव नहीं है, ठीक, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा। फिर 320 से 360 पर गए, यस देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 40 रुपीज, 360 से 400 पे गए, यस देयर इज एन नेट इंक्रीज ऑफ 40 रुपीज है। और फिर यहां गए तो हाँ इंक्रीज है, और इस बार पिछले से ज्यादा है, राइट। सो देयर इज अ नेट इंक्रीज ऑफ 80 रुपीज, 80 रुपीज। अब ये साफ देख के हमें समझ में आ रहा है, राइट, कि ये जो इंक्रीजेस थे मेजरली ये इंक्रीज चेंज इन प्राइसेस की वजह से थे। आप जरा इन फिगर्स को कंपेयर करिए, 80 नो चेंज, 150 40, 70 40, और ये 260 80, राइट। इसने क्या किया है, इसने सिंपली इसको प्राइसेस को जो है जो इफेक्ट था कि बढ़ते हुए दामों के कारण जो है हमें बढ़ोतरी इतनी नजर आ रही थी, इसने उस बढ़ते हुए दामों के प्राइसेस को इफेक्ट को नेगेट कर दिया और कहा कि यही नेट इंक्रीज है, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है ना। सो याद रखिए कि इकोनॉमी में क्वांटिटी का अगर इंक्रीज है तब तो हम कहेंगे कि हाँ सही में इकोनॉमी में बढ़ोतरी हो रही है, द इकोनॉमी इज एक्चुअली ग्रोइंग, राइट। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन क्वांटिटी दिस मींस दैट एन इकोनॉमी इज एक्चुअली ग्रोइंग, और अगर नहीं है तो हम कहेंगे कि नहीं सर इंक्रीज नहीं है, अब ये दिस इज नॉट एन इंक्रीज, अब तो ये केवल और केवल प्राइस का इंक्रीज हो रहा है जिसमें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स माइट बी इंक्रीजिंग व्हिच मे बी रिस्पांसिबल फॉर दैट नेट इंक्रीज। सो गाइज व्हाट आई हैव डन इज आई हैव सिंप्लीफाइड दिस फॉर यू, ठीक है। सो आप जब भी बेस ईयर को पढ़ रहे हैं, बेस ईयर को समझ रहे हैं, ठीक है,
even though it is written in many books, you will find lot of paragraphs written in it, but आपको सिंपल कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी है इसमें, ठीक है? that whenever we choose a base year, the idea is to choose it for comparison purposes. हम इस base year को choose करने का एक simple सा purpose ये है कि हम यहाँ पर comparison करना चाहते हैं, और क्योंकि comparison करना चाहते हैं because we want to go for comparison, we want to use it as a scale of reference, we have to choose it as a normal. हमको normal year pick करना है यहाँ पर, right? अगर हम extremes पर जाकर year pick करेंगे, मतलब ऐसे साल जहाँ पर बहुत economic disruptions हुए हैं, right? Then it will either give us an inflated result, हमको या तो ये दिखा देगा कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई इकोनॉमी में, या फिर अंडर प्रोग्रेस हो गई, है ना? और कई बार हमने देखा है कि यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहते हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरवेंशंस रहते हैं, जिसके कारण कई बार, है ना, यू विल फाइंड दैट दीज ईयर्स मे बी चोजन इन ग्रे एरियाज, राइट? सो आइडियली स्पीकिंग जब भी ये ईयर हम चूज करें, राइट, so as economists also, I mean, ये हमारे ऊपर एक responsibility है that we have to choose it a year which basically is a normal year in itself. एक normal year pick किया जाए. अगर हम कोई भी ऐसा year pick करते हैं जहाँ पर economic disruptions हैं, automatically हमें जो है उसका effect देखने को मिलेगा किसी ना किसी पैरामीटर पर, ठीक है? जब हम normal year कह रहे हैं, the phrase normal year itself means that I need to pick a year which is free of any kind of economic surprises. एक ऐसा साल जो अपने आप में फ्री है, इट इज फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक सरप्राइजेस, ठीक है? इकोनॉमिक सरप्राइजेस जैसे कि अगर मैं लिस्ट डाउन करूं तो नेचुरल रीजंस की वजह से भी हो सकता है कि भाई नेचुरल रीजंस, मानसून जो है लेट आए, मानसून कम आए ही नहीं, है ना? सो ड्राउट्स हो गई, या फिर मानसून्स बहुत ज़्यादा आ गए तो फ्लड्स की फॉर्म में रिजल्ट कर रहा है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री यू हैव फ्लड सिचुएशन, तो ऐसा नहीं हो, है ना? क्योंकि इसकी वजह से प्रोडक्शन पे इंपैक्ट पड़ेगा, सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा, प्राइसेस पे डेफिनेटली इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। और या फिर मैनमेड भी हो सकता है कि भाई हम ही ने पॉलिटिकल इंटरवेंशन किया, कुछ डीमोनेटाइजेशन किया, या कुछ ऐसा हमने स्टेप लिया जिसके कारण इंडस्ट्रीज इफेक्ट हुई, सप्लाई डिसरप्ट हुआ, है ना, जिसके कारण ऑटोमेटिकली प्राइसेस इफेक्ट हुए। सो आइडिया ये है कि सप्लाई ना डिसरप्ट हो, कोई भी ऐसा रीजन जिसके कारण ऑटोमेटिकली कमोडिटी का सप्लाई डिसरप्ट हो रहा है, इंडस्ट्री डिसरप्ट हो रही है, दैट इटसेल्फ शुडंट बी चोजन एज अ बेस ईयर, ठीक है? सो एक नॉर्मल ईयर पिक करें जिसमें कोई भी इकोनॉमिक सरप्राइजेस हमारे पास ना हो। अब इसी एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ हमारे पास एक फिनोमिना है जिसे हम बेस इफेक्ट कहते हैं, है ना? सो यू शुड नो अबाउट दिस। बेस इफेक्ट क्या होता है? बेस इफेक्ट क्या है, राइट? बेस इफेक्ट यही है कि हमने एक बेस ईयर पिक किया, हमने एक रेफरेंस स्केल पिक किया। अब जब बेस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं, व्हेन वी कंपेयर आवर करंट रीडिंग विद द बेस ईयर, current year with the base year, right? So either it can be too high, either it can be too low, or it can be normal. या तो ये नॉर्मल निकल आए, है ना, मतलब कंपेरेबल निकल आए कि सर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेजर कर रहे हैं, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द फर्स्ट क्वार्टर of the financial year 2022-23, it is comparable to the base year, that is why it is normal, है ना? कि भाई बेस इफेक्ट के कारण अनएम्प्लॉयमेंट का रेट टॉलरेबल है, बेस ईयर में भी इतना था, अभी भी इतना ही है ना? या फिर बेस ईयर के कंपैरिजन में अगर बहुत हाई निकल आए, राइट, मतलब यहां पर बेस ईयर में कम था, करंट ईयर में ज्यादा है, राइट? सो दिस डिनोट्स दैट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मे हैव इंक्रीज्ड और लेवल ऑफ इन्फ्लेशन माइट हैव इंक्रीज्ड, या फिर कम भी निकल के आ सकता है, ठीक है ना? ये कम भी निकल के आ सकता है। अब आपको सिंपल सा फंडा ये याद रखना है, ये सब कैसे निकल रहा है? वी आर सिंपली यूजिंग द फॉर्मूला हियर, है ना? हम फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। किस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं एक बार ये भी देख लेते हैं। सो हम यहां पर क्या कर रहे हैं? वी आर बेसिकली यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला यूज किया जाता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, वेयर इनिशियल वैल्यू कम्स फ्रॉम योर बेस ईयर इटसेल्फ। इनिशियल वैल्यू आपकी बेस ईयर से आ रही है, डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ठीक है? सो ऑब्वियसली इफ माई इनिशियल वैल्यू इज लो, अगर मेरी इनिशियल वैल्यू लो निकल के आएगी तो ये जो मेरा पैरामीटर निकल के आएगा एफ, फाइनल वैल्यू जो निकल के आएगी, राइट, ये मेरा एफ निकल के आएगा, ये क्या दर्शाएगा कि भाई ये बहुत छोटा है, ये वाला वैल्यू बहुत बड़ा है, राइट? दिस इज ऑल्सो वेरी स्मॉल एंड दैट इज वाई इट विल डिपिक्ट दैट देयर इज हैवी चेंज, और चेंज किधर की तरफ है? इंक्रीज को डिनोट कर रहा है, दैट देयर इज हैवी इंक्रीज इन द वैल्यू, बहुत ज्यादा इंक्रीज है वैल्यू के अंदर, ठीक है? सो बेस इफेक्ट इज शोइंग मी दैट द ग्रोथ एस्पेक्ट हैज इंक्रीज, द ग्रोथ इन द पैरामीटर इज वेरी हाई, राइट? और अगर मैं इनिशियल वैल्यू लो पिक कर लूं, इफ आई पिक माई इनिशियल वैल्यू हाई, सॉरी, अगर मैं इसे हाई पिक कर लूं, राइट, सो आप समझ सकते हैं ऑपोजिट इफेक्ट हो जाएगा, राइट?
अगर मैं इनिशियल वैल्यू को हाई पिक कर लूं तो ये वाला नंबर बढ़ा, ये भी बढ़ा, राइट, फाइनल वैल्यू वही है. सो आई एम सब्ट्रैक्टिंग अ बिगर वैल्यू एंड देन डिवाइडिंग इट बाय अ बिगर वैल्यू. सो ये f पैरामीटर अपने आप छोटा निकल आएगा, राइट. सो दिस विल डिपिक्ट दैट देयर इज नॉट इंक्रीज, रादर देयर इज अ डिक्रीज हियर. अभी भी चेंज ज्यादा है, लेकिन चेंज किस तरफ है? अब ये डिक्रीज को दर्शा रहा है. दिस इज डिपिक्टिंग मी डिक्रीज नाउ. ठीक है, दिस इज डिपिक्टिंग मी डिक्रीज नाउ. वही जो मैं आपको कह रहा था, कई बार पॉलिटिकल रीजंस के कारण कई बार सरकारें क्या करती हैं, चुनती हैं डेलिबरेटली इंक्रीज दर्शाने के लिए, है ना, कि भाई हमारे टाइम पीरियड में जब हम आए तो हमारी सरकार के टाइम पीरियड पे क्या हुआ, हमने सारे पैरामीटर्स को कंट्रोल्ड रखा, कंट्रोल्ड ग्रोथ हुई, है ना, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड हुआ. बट इससे बाकी जो पैरामीटर्स हैं नेगेटिव वाले, वो भी कई बार जो है हेवी इंक्रीज दर्शा देते हैं. ठीक है, सो दिस कैन ऑल्सो इम्पैक्ट आर पैरामीटर्स एट टाइम्स. सो वही रहता है हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी नीड टू पिक अ वैल्यू, वी नीड टू चूज अ वैल्यू विच इज बेसिकली गिविंग अस, राइट. मतलब एंड गोल ध्यान में ना रख के आप बेसिकली ये ध्यान में रखिए कि हमें जो है फाइनल चीज ये रखनी है कि नॉर्मल ईयर पिक करें जहां पर कम से कम मिनिमम से मिनिमम डिस्टॉर्शंस हो. अब व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट in today's time period, right, there are n number of reasons. आज के समय में क्या होता है कि एक रीजन नहीं है, एक तरह का इकोनॉमिक डिसरप्शन नहीं है, बहुत छोटी से छोटी चीज भी कई बार सेक्टर्स को बहुत हेवी वे में इंपैक्ट करती है. जैसे अगर पिछले बीते हुए साल की अगर हम बात करें, राइट, हमने कोविड देखा है, 2020 से हमने कोविड देखा है, राइट. हमने बार बार लॉकडाउन देखे हैं, लॉकडाउन लग रहा है हट रहा है, लॉकडाउन लग रहा है हट रहा है, राइट. फिर हमने केसेस बढ़ते घटते देखे हैं जिसका डेफिनेटली इकोनॉमिक इंपैक्ट रहा है. फिर उसके बाद से हमने इन्फ्लेशन को धीरे धीरे पीक आउट करते देखा. फिर हमने सेमीकंडक्टर शॉर्टेज देख लिया. हमने कई बार इसमें जो है, राइट, कई बार हमने जो है वी हैव विटनेस्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक शॉक्स आल्सो इन द मिडिल, राइट. कई बार जो है गलवान वैली क्लैशेस हो रहा है. तो इकोनॉमिक जो अनसर्टेनिटी है वो बनी रही है. ठीक है, सो कई बार क्या होता है कि सरकारें डेलिबरेटली भी ना पिक करना चाहें, लेकिन फिर भी इतने सारे डिसरप्शंस होते हैं, मेजर डिसरप्शंस दैट व्हिच मे इंपैक्ट द इकोनॉमी, दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट आल्सो टू फाइंड आउट अ नॉर्मल ईयर, है ना. और याद रखिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, बार बार अपना रेफरेंस ईयर चेंज करना पड़ेगा, है ना. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. सो एज वी कीप मूविंग फॉरवर्ड, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट, समय के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, सो मान लीजिए हमारे पास पहले बेस ईयर था 2004-5, 2004-5, राइट. सो आप कहेंगे सर इसी को लेके क्यों नहीं चलते, व्हाई कांट वी जस्ट टेक 2004-5 एंड कीप मूविंग अलोंग फॉर 50-60 ऑड इयर्स नेक्स्ट. नहीं चल सकते सर, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, राइट, हमारा पेस ऑफ डेवलपमेंट, पेस ऑफ ग्रोथ वेरी करता है. और इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू अपडेट अ मोर रिसेंट रेफरेंस ईयर. सो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड there is a need to keep changing base year constantly, है ना. अभी अगर आप करंटली देखें तो न्यूज हेडलाइंस में you will find this that government is currently contemplating keeping 2017-18 as the new base year. 2017-18 एक नया बेस ईयर चुनने की, है ना, सरकार ने डिक्लेरेशन किया था कि हम इस पर कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, वी आर थिंकिंग ओवर इट, राइट. और हो सकता है कि इसको जो है नया बेस ईयर के रूप में पिक कर लिया जाए. ठीक है, हालांकि कुछ इकोनॉमिस्ट ने पॉइंट आउट किया था दैट सर दिस इज द सेम ईयर वेयर जीएसटी वाज अप्लाइड. इकोनॉमी में जीएसटी को अप्लाई किया गया था, हो सकता है डिसरप्शंस हुए हों, डेफिनेटली हुए भी थे. शुरुआती दौर में फर्स्ट क्वार्टर में डेफिनेटली हमने कुछ डिसरप्शंस देखे थे कुछ सेक्टर्स में, राइट, खासकर कुछ इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो रडार में नहीं आ रहे थे, राइट. सो that is definitely plausible that there may be impact of imposition of GST on the economy. Some sectors may witness a decline, some sectors may witness a push. तो ये मतलब इकोनॉमिस्ट ने वार्न किया था कि सर इसको पिक करना एज अ नॉर्मल ईयर मे नॉट बी प्रूडेंट इनफ, मे नॉट बी वाइज इनफ. ठीक है, बट समझिए सरकार की भी मजबूरी क्या है कि अगर आप पिछले 5-6 साल देखें तो बहुत डिफिकल्ट है एक ऐसा ईयर पिक करके निकालना कि एक ऐसा साल मिल जाए जहां पर इकोनॉमिक डिसरप्शन मिनिमम से मिनिमम हो, है ना. सो मिनिमम से मिनिमम यहां पर देखने को मिल रहा है सरकार के हिसाब से. सो अभी इस पर कॉन्टेम्पलेशन जारी है, राइट. वी आर स्टिल इनटू द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट, दिस पर्टिकुलर ईयर दैट हाउ मच नॉर्मल वाज इट. क्योंकि आज के डेट में स्टोरी यही है कि हम साल पिक करते हैं और फिर देखना चाहते हैं कि भाई कितना नॉर्मल रहा है ना, कितना कम से कम डिसरप्शन रहा है. सो दिस इज द स्टोरी दैट हैज बीन गोइंग ऑन. जब भी ये अपडेट किया जाए प्लीज अपडेट इट इन योर नोट्स ऑल्सो, राइट. अभी करंटली अभी आज के लिए 2011-12 जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट. लेकिन जैसे जैसे न्यूज हेडलाइंस जैसे आप देख रहे हैं, सो जैसे ही सरकार इसको नए साल को अडॉप्ट करती है एज बेस ईयर, आपको ऑटोमेटिकली अपडेट करना है अपने पास. ये
सो गाइज एक बार मैं नॉमिनल और बेस ईयर भी आपके लिए लिख देता हूं. नॉमिनल ईयर क्या है? नाउ वी हैव अंडरस्टूड इट. हमें पता है नॉमिनल जीडीपी या नॉमिनल नेशनल इनकम की जब भी हम बात करेंगे, नॉमिनल जीडीपी इज समथिंग, राइट, जो पैरामीटर हमने कैलकुलेट किया है, जीडीपी कैलकुलेटेड एट current year's price, current year's prices, whereas our real GDP, जो real होगा पैरामीटर हमेशा, right, इसको हम कहते हैं adjusted for inflation, adjusted for inflation, adjusted for inflation. So real GDP क्या है? Real GDP is simply GDP calculated at base year prices, calculated at base year prices, या इसी को हम कहते हैं calculated at constant prices, calculated at constant prices. ठीक है, so this is how we have the two definitions also. ठीक है, and with this guys we are also wrapping up this particular topic, real and nominal GDP. ठीक है, so we have come to the end of this. आप इन दो definitions को अपने दिमाग में रख सकते हैं. So guys, next जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लैक इकोनॉमी या शैडो इकोनॉमी. जब भी आप ये टर्म्स देखें, ब्लैक इकोनॉमी या शैडो इकोनॉमी, जस्ट सिंपली अंडरस्टैंड वन थिंग. एक सिंपल सी चीज याद रखनी है, ब्लैक इकोनॉमी या शैडो इकोनॉमी एक पैरेलल अर्थव्यवस्था है. इट इज सिंपली क्रिएशन ऑफ अ पैरेलल इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी, है ना, जहां पर आप क्या देखेंगे, पैरेलल सेंस में सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी देखेंगे. यू विल फाइंड पैरेलल सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मनी. और ये मनी कैसा होगा? दिस इज गोइंग टू बी यूजिंग ब्लैक मनी, यूजिंग ब्लैक मनी, ब्लैक मनी. और ब्लैक मनी क्या होता है ना? व्हाट इज ब्लैक मनी? सिंपली काला धन क्या है, राइट? So black money is that income which is earned by corporates or which is earned by individuals. कोई भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, लेकिन इस इनकम को रिपोर्ट नहीं किया गया है, राइट? सो इनकम विच इज अर्नड, बट अर्नड तो है सर, राइट, एंड इट कैन बी अर्नड बाय लीगल और इलीगल बोथ. बाय लीगल और इलीगल मीन्स इससे फर्क नहीं पड़ता, but not reported to government agencies. जो सरकारी एजेंसीज है उनको रिपोर्ट नहीं किया जाएगा. जैसे टैक्स अथॉरिटीज को नहीं बता रहे हैं, है ना, टैक्स अथॉरिटीज को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं. हम मान लीजिए ज़मीन की रजिस्ट्री करा रहे हैं और ज़मीन की रजिस्ट्री की पेमेंट कैश में करके आ रहे हैं, ना, मतलब तो रजिस्ट्री पर जो अमाउंट है वो कम दर्शाई जा रही है, या फिर और जो रियल सेंस में जो पे किया जा रहा है वो ज़्यादा है अमाउंट, राइट? तो ऐसे में आप क्या देख रहे हैं कि सरकारी तंत्र मंत्र को जो है आप कम रिपोर्ट कर रहे हो, है ना. सो ऐसा पैसा जो कमाया तो गया है, राइट, इट इज अर्नड बाय लीगल और इलीगल, कैन बी एनीथिंग, बट एक खास बात है, इट इज नॉट रिपोर्टेड टू गवर्नमेंट एजेंसीज. इसको सरकारी एजेंसीज को रिपोर्ट नहीं किया जाता, है ना. और खासकर कोशिश ये है टैक्स बचाने की. सो इट इज नॉट रिपोर्टेड टू गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर लोअरिंग डाउन द टैक्स लायबिलिटी. सो फॉर टैक्स पर्पसेस एट टाइम्स इट इज नॉट रिपोर्टेड, है ना. टैक्स की चोरी की जा रही है, यहाँ पर टैक्स को इवेड किया जा रहा है एक तरह से, राइट, और इसलिए कम रुपए की ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट की जा रही हैं, या फिर इनकम दर्शाई ही नहीं जा रही है, राइट. आईटीआर भरते हुए इनकम दर्शाई ही नहीं जा रही है. सो दिस कैन बी सिंपली डन फॉर टैक्स पर्पसेस, राइट, एंड दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अनअकाउंटेड मनी. इसीलिए इसको हम कहते हैं अनअकाउंटेड मनी, अनअकाउंटेड मनी. ठीक है, अनअकाउंटेड मनी. सो याद रखिए, ब्लैक इकोनॉमी हमेशा, या शैडो इकोनॉमी, इनफैक्ट शैडो इकोनॉमी इसलिए आ रहा है क्योंकि एक पैरेलल अर्थव्यवस्था खड़ी की जाती है, राइट. आप देखेंगे होगा क्या कि मान लीजिए हम खरीदने गए जमीन की कीमत 70 लाख रुपए, लेकिन उसमें दर्शाया गया है दैट इट इज ओनली फॉर 40 लाख रुपीज. जो रजिस्ट्री पर कीमत लिखी गई 40 लाख रुपीज, 30 लाख रुपीज ब्लैक में पे किया, अनअकाउंटेड मनी से पे किया, कैश के फॉर्म में, राइट. अब यही पैसा जब हम उसको देंगे वो सामने वाला व्यक्ति किसी दूसरे को देगा, है ना.
व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए इज गिविंग टू पर्सन बी विल नाउ गिव इट टू पर्सन सी व्हेन ही इज परचेजिंग लेट्स से कार, राइट, गोल्ड, राइट। सो ऐसे ट्रांजैक्शंस, बड़े वैल्यू के ट्रांजैक्शंस में ये पैसा सर्कुलेट करता चला जाएगा इकोनॉमी में, घूमता चला जाएगा, है ना। सो एक सर्कुलर फ्लो ऑफ ब्लैक मनी नजर आएगा या फिर एक पैरेलल इकोनॉमी नजर आएगी। इसी को हम कहते हैं शैडो इकोनॉमी या फिर ब्लैक इकोनॉमी। आइडिया देखिए, फिर दिक्कत क्या है इसमें, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ प्रेवलेंस ऑफ ब्लैक मनी। कई बार जब सरकारी एजेंसीज को नहीं पता होता कि ब्लैक मनी कितना है और कितने हाई मैग्नीट्यूड में फ्लो कर रहा है, देन इट मे कॉज, राइट, इट मे कॉज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। क्या होगा, ये ज्यादा पैसा, ज्यादा रुपया जो है कम वस्तुओं को चेज करेगा, कम गुड्स एंड सर्विसेज जो मार्केट में उपलब्ध है, एंड दिस इटसेल्फ लीड्स टू मोर डिमांड एस्पेक्ट इन द इकोनॉमी। ठीक है, जब हम इन्फ्लेशन में जाएंगे इसको दोबारा पढ़ेंगे, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू देयर आल्सो, बट प्लीज अंडरस्टैंड फॉर नाउ दैट शैडो इकोनॉमी और ब्लैक इकोनॉमी, शैडो मतलब परछाई है, रियल इकोनॉमी जो आपको नजर आ रही है, जो एक वाइट में जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो बैंक अकाउंट से हम कर रहे हैं, उसी के पैरेलल में एक नजर आ रही है, उसकी परछाई के रूप में, है ना। सो दिस इज माय ब्लैक इकोनॉमी और शैडो इकोनॉमी। गाइस नेक्स्ट हम आते हैं ग्रीन जीडीपी पे या ग्रीन अकाउंटिंग पे। जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वो है ग्रीन अकाउंटिंग, इसी को हम कहते हैं ग्रीन जीडीपी एट टाइम्स, ग्रीन जीडीपी एट टाइम्स। ठीक है, सो आपको समझना है ये कि क्या है, ये कहानी, स्टोरी क्या है। सी अप टिल नाउ व्हाट वी हैव डन इज, व्हेनेवर वी हैव टेकन a look at an economy, we have only considered goods and services which is of economic value, है ना। हमने क्या किया है, हमने केवल और केवल जो वैल्यू निकाली है, वैल्यू कैलकुलेट की है, वो हमने वस्तुओं और सेवाओं की करी है, गुड्स और सर्विसेज की कैलकुलेट की है, राइट। वी हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली, केवल गुड्स और सर्विसेज को ध्यान में रख के हमने वैल्यू निकाली, राइट। सो हम कह सकते हैं एक तरह से केवल हमने इकोनॉमिक वैल्यू इकोनॉमी में देखी है, इकोनॉमिक वैल्यू को कंसिडरेशन में लिया है, राइट। बट डोंट यू थिंक दैट इन द इकोनॉमी देयर आर प्लेंटीफुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विच इन देयर करंट स्टेट आर गिविंग अस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर फ्री। कुछ ऐसी चीजें हैं जो नेचर के द्वारा हमें प्रोवाइड की जाती हैं, जो एब्सोल्युटली फ्री में हमें मिलती हैं, राइट, और इसे हम इकोनॉमी में कभी भी अकाउंटिंग में लेते ही नहीं, और इसीलिए इसका ये इम्पैक्ट भी है, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग देम इनटू अकाउंटिंग, वी आर टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड। आप खुद सोच के देखिए, है ना, जैसे जिंदगी में आप जो है फॉर एग्जांपल पेरेंट्स की जो प्यार है, पेरेंट्स का जो लव है आपके लिए, राइट, आप उसको कई बार टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपको समझ में आता है ना, कि जो पेरेंट्स थे उनका कितना इंपॉर्टेंस था आपकी लाइफ पे, और वो एक इनटैंजिबल कंपोनेंट था जिसे आप मेजर नहीं कर सकते, राइट। आप क्या कर रहे हैं, आप बहुत यंग एज में, यू आर ओनली मेजरिंग देयर लव थ्रू देयर गिफ्ट्स दैट दे आर बाइंग टू यू, यस और नो, राइट। तो हम यही समझाना चाह रहे हैं कि नेचर भी हमें कुछ चीजें बहुत जो प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो भी अपने आप में वैल्यूएबल है, उनका हो सकता है रिप्लेसमेंट भी ना हो, उसका सब्सटीट्यूट ही ना हो, राइट, देयर मे बी नो सब्सटीट्यूट फॉर इट, बट स्टिल वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, राइट। तो थॉट प्रोसेस क्या है, द थॉट प्रोसेस व्हेन वी गो फॉर ग्रीन जीडीपी और ग्रीन अकाउंटिंग इज दैट वी वांट टू टेक इनटू कंसिडरेशन दोज एस्पेक्ट्स, वो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें कुछ प्रोवाइड कर रही है ना, उनको हम अकाउंट में लेना चाहते हैं, ठीक। और इसीलिए हमने ये फंडा बनाया ग्रीन जीडीपी का। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ग्रीन जीडीपी आप क्या करें, ग्रीन जीडीपी का मतलब जीडीपी तो लो ही, राइट, जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आपका निकल के आता है समेशन ओवर आई, वेयर आई इज ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, ऑल फाइनल गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ ईयर, produced within a year, within a financial year, है ना, within boundaries हो गया, within the boundaries, ये तो लेना ही लेना है, और यहां पर ले लिया QI quantity into prices PI, so ये तो हमें लेना ही है, राइट। दिस इज नॉट समथिंग दैट वी कैन डू अवे विद, तो इसको लेंगे, लेकिन समझिए यही वस्तुओं और सेवाओं को बनाने में हमने कुछ इकोनॉमिक रिसोर्सेज को डिग्रेड किया
है ना। नदी जा रही थी, नदी को पोल्यूट कर दिया, हवा बह रही थी बढ़िया, हमने इस एयर क्वालिटी को हमने इसकी वैल्यू को खत्म कर दिया, इस पे पोल्यूटेंट्स रिलीज कर दिए, राइट। हमने जो है ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनको रिलीज कर दिया, ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमिना हो रहा है, राइट। सो हम क्या करें, हम उसको ध्यान में रख लेते हैं। सो वी टेक इनटू कंसिडरेशन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। यहां पर हमने एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी ले लिया। याद रखिए नेगेटिव में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एनवायरमेंटल डिग्रेड करके ही इन वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया गया है। दे हैव बीन प्रोड्यूस्ड एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरमेंट इटसेल्फ, राइट। अब एक बार रियलाइजेशन हुआ कि भैया हमने पेड़ काट दिया है ना, जस्ट टू मेक फर्नीचर आउट ऑफ इट, टेबल चेयर बनाने के लिए हमने पेड़ काट दिए, है ना। फिर रियलाइज हुआ कि यार पेड़ से तो हमें क्या मिल रहा था, द ट्री वॉज गिविंग अस फ्रूट, इट वॉज गिविंग अस शेड, राइट। इतना सब कुछ तो दे रहा था हमें अपने नेचुरल स्टेट में, अपने लिविंग फॉर्म में। तो रियलाइजेशन आएगा, राइट, कि अब हमें वापस पेड़ लगाना है, वापस हमें उतना ही बड़ा पेड़ चाहिए, राइट। एंड देयर बाय वी विल ऑल्सो हैव टू स्पेंड मनी, वी विल हैव टू स्पेंड रिसोर्सेज ऑन ब्रिंगिंग दोज नेचुरल रिसोर्सेज बैक। और नेचुरल रिसोर्सेज को वापस लेके आएंगे अपने ओरिजिनल स्टेट में, है ना। माइनस रिसोर्सेज नीडेड टू ब्रिंग बैक दोज नेचुरल रिसोर्सेज, टू रिस्टोर natural resources। थोड़ा फिलोसॉफिकल वाला व्यू पॉइंट है यहाँ पर ना, है ना। आपको यहाँ पे साइकोलॉजी को समझना है। यहाँ पर आप इसे सिंपली अगर आप इसे न्यूमेरिक टर्म्स में देखें तो बहुत डिफिकल्ट है क्वांटिफाई कर पाना हर चीज को, राइट। कि एक पेड़ जिंदा क्या दे रहा है, एक नदी बहता हुआ अपने आप में क्या दे रहा है, राइट। सो व्हाट इज अ रिवर गिविंग यू व्हेन इट इज फ्लोइंग इन इट्स नेचुरल फॉर्म, वो तो हम जिंदगी के साथ समझते रहेंगे, है ना। व्हेन वी लिव नियर अ रिवर, व्हेन वी रिलाई ऑन इट, व्हेन वी डिपेंड ऑन इट, देन वी टेंड टू अंडरस्टैंड, राइट। जैसे आज की जो करंट जनरेशन, आज के जो बच्चे हम देख रहे हैं, राइट, इफ यू लुक एट देम, इफ यू आस्क देम फ्रॉम वेयर डू यू गेट फूड, आपको जो है ये क्रॉप्स कहाँ से मिलती हैं, आपको वेजिटेबल्स कहाँ से मिलते हैं, फ्रूट कहाँ से मिलते हैं, है ना। तो आज की डेट में बच्चा जवाब दे देता है कि फ्रिज से मिलते हैं। सोच के देखिए, राइट, पता ही नहीं है कि कहां से आ रहा है। सो वही कहानी है यहां पर भी, दैट वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डिग्रेडिंग। हमें समझ ही नहीं आता कि हम किस चीज को डिग्रेड कर रहे हैं, व्हाट इज गोइंग टू बी द कॉस्ट ऑफ इट। क्या ये वापस आ भी पाएगा, रिस्टोर कर भी पाएंगे, राइट। और वही रियलाइजेशन है, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग टू नेगेटिव्स हियर। दो चीजों को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। अब इसके दो एस्पेक्ट है। एक तो एस्पेक्ट ये है, वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज that it is going to be very difficult to quantify natural resources, right? जो मैंने आपको बताया कि हर चीज को क्वांटिफाई कर देना, जैसे फॉर एग्जांपल रिस्टोर करने में टाइम एक बहुत बड़ा कॉस्ट है, टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, राइट। तो आप टाइम को कैसे लिखेंगे, वैल्यू के टर्म्स में, रुपीज के टर्म में समय को कैसे लिखेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट। बट फिर भी चलिए कोई बात नहीं, लेट्स लीव दिस एस्पेक्ट टू एनवायरमेंटलिस्ट्स। उनके ऊपर छोड़ते हैं कि सर आप बता दो क्या कॉस्ट निकल के आएगा, जो भी निकल के आएगा हम उसके हिसाब से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। अब इससे होगा क्या, मान लीजिए अगर हमारे स्टेट निकालने शुरू करें, फॉर एग्जाम्पल द स्टेट्स, है ना। अभी मैंने आपको नेशनल लेवल का बताया, स्टेट भी ऐसे ही अपने लेवल पर स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालता है ना। मान लीजिए स्टेट्स निकालना शुरू करें तो क्या होगा, जब स्टेट्स आपस में एक दूसरे में कंपेयर कर रहे होंगे हम, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई स्टार्ट कंपेयरिंग स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ गुजरात, राइट, विद माई हिमालयन स्टेट्स, विद माई स्टेट्स लाइक असम, राइट, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इन स्टेट्स को रियलाइज होगा दैट व्हाट दे हैव इज आल्सो वैल्यूएबल। इनके पास जो अभी है वो अपने आप करंट स्टेट में अपने आप में वैल्यूएबल है, ठीक। जैसे उत्तराखंड को रियलाइजेशन होगा कि भाई आई डोंट वांट टू फॉलो द सेम मॉडल ऑफ डेवलपमेंट दैट महाराष्ट्र इज फॉलोड। महाराष्ट्र अपने आप में फैक्ट्री लगा सकता है टेक्सटाइल की, ऑटोमोबाइल की, दुनिया जहान की, राइट। लेकिन अगर हमने पेड़ काट दिए, अगर हमने हिमालयन इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, राइट, तो इस पूरे देश के लंग्स ही खत्म हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड कि भैया महाराष्ट्र भी इसीलिए प्रोडक्शन कर पा रहा है, इसीलिए फैक्ट्री सेटअप कर पा रहा है, जस्ट बिकॉज यू हैव द लंग्स ऑफ दिस कंट्री एटलीस्ट, है ना। जो हिमालयन बेल्ट है वो अपने आप में लंग्स का काम कर रही है, वो फिल्टर करके आपको हवा दे रही है। नहीं होगा, आप काट दोगे सारे जंगल वंगल सब खत्म कर दोगे तो भैया ग्लोबल वार्मिंग से कोई नहीं बचा सकता, राइट। जो नंबर ऑफ डिजास्टर्स आएंगे, इंपेंडिंग नंबर ऑफ डिजास्टर्स दैट विल कम, देयर इज गोइंग टू बी नथिंग दैट कैन सेव अस फ्रॉम इट, राइट। तो एक कॉन्शियस एफर्ट है अपने आप में, आप कह सकते हैं, व्हेन वी कैलकुलेट ग्रीन जीडीपी। और इसका पॉलिसी मेकिंग पे भी इंपैक्ट होगा, ध्यान से समझना। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू इम्पैक्ट योर पॉलिसी मेकिंग। व्हाई? बिकॉज स्टेट्स लाइक
Himachal Pradesh, northeastern states, Uttarakhand, they will start to realize that natural resources that they have, glaciers that they have, they are themselves currently important for them. ये अभी करंट स्टेट में अपने लिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आज की डेट में. हमें से मॉडल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, राइट. और आप देखिए ना, कई बार स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पर ही तो स्टेट्स को रिसोर्सेज दी जाती हैं. यस और नो? अगर हम जीडीपी की बजाय अगर ग्रीन जीडीपी मेजर करते हैं तो इन स्टेट्स को रिवॉर्ड दिया जाएगा कि आपने अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व रखा है, कंजर्व रखा है, एंड दैट इज व्हाई वी आर आल्सो एलोकेटिंग यू मनी सो दैट यू आर एबल टू कंजर्व इट, है ना. केवल महाराष्ट्र को ही पैसा क्यों मिले भाई? जस्ट बिकॉज वो प्रोडक्शन करके दे रहा है, इकोनॉमिक वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज जनरेट करके दे रहा है. व्हाट अबाउट नेचुरल गुड्स एंड सर्विसेज जो हमें मिल रहे हैं, राइट, नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं. ठीक है, सो इसको ध्यान में रखते हुए ये एस्पेक्ट आप समझ सकते हैं, ग्रीन अकाउंटिंग, ग्रीन जीडीपी. नाउ दिस एस्पेक्ट इज आल्सो रिलेटेड टू सस्टेनेबल ग्रोथ. आएंगे अभी उस पर. ओके, सो गाइस, द नेक्स्ट टॉपिक दैट आई वांट टू इंट्रोड्यूस और द नेक्स्ट टर्म दैट आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू यू इज डेवलपमेंट, है ना. और ये एक बहुत लंबा डिबेट रहा है हमारे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या कोई डिफरेंस है. इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट. हम कई बार इन दोनों टर्म्स को सेम जगह पर यूज कर देते हैं, है ना, इंटरचेंजेबली कई बार इसको यूज किया जाता है. बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव और फ्रॉम योर आई मीन समबडी who has gone through material, who has read up books, will not use these terms interchangeably, है ना. क्या होता है कि ग्रोथ का जो एस्पेक्ट है, ग्रोथ अपने आप में क्वांटिटेटिव फैक्टर है. इट इज अ क्वांटिटेटिव फैक्टर. क्वांटिटेटिव का मतलब आप समझिएगा, राइट, दैट आई कैन सिंपली मेजर इट. मेरे पास मल्टीपल पैरामीटर्स हैं इसको मेजर करने के लिए. जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ाया जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, है ना, एन नंबर ऑफ थिंग्स मैंने आपको यहां पर पढ़ाई. तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास दुनिया जहान के पैरामीटर्स हैं, राइट. बढ़ोतरी हो रही है, कह सकते हैं ग्रोथ हो रहा है. नहीं हो रही तो कह सकते हैं ग्रोथ नहीं हो रहा है, राइट. बट व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज समथिंग दैट इज क्वालिटेटिव. डेवलपमेंट इज समथिंग दैट इज क्वालिटेटिव. जैसे हम अच्छे दिन की बात करते हैं ना, राइट, तो क्या है, क्वालिटेटिव है. अच्छे दिन में क्या क्या पैरामीटर आएगा, राइट, उसकी एक नेवर एंडिंग लिस्ट बन सकती है. आपसे मैं पूछने जाऊंगा, हर व्यक्ति जो देख रहा है ये लेक्चर, उससे पूछने जाऊंगा, उसकी अपना ही क्राइटेरिया की लिस्ट होगी कि सर मेरे हिसाब से अच्छे दिन तब होंगे जब हर किसी के लिए खाने को होगा. मेरे हिसाब से अच्छे दिन तब होंगे जब सड़कें अच्छी होंगी, राइट. हमारे पास मान लीजिए रेल की सुविधा जो है बहुत बहुत अच्छी होगी. हमारे पास कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छा होगा. कोई कहेगा सर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है, सिक्योरिटी, देश की सिक्योरिटी बहुत पुख्ता होगी, बहुत बहुत मजबूत होगी, तब हम कह सकते हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं, है ना. सो एन नंबर ऑफ थिंग्स हो सकता है कि भाई वाटर के टर्म्स में, ड्रिंकिंग वाटर पोर्टेबिलिटी के टर्म्स में, राइट, आपके पास फूड के टर्म्स में, बेसिक नीड्स के टर्म्स में, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन हैव हियर. ठीक है. सो हम सिंपली क्या करते हैं, व्हेन वी थिंक ऑफ डेवलपमेंट, हम डेवलपमेंट में ना तीन तरह की चीज़ों को लाके जोड़ते हैं, राइट. और जस्ट टू अंडरस्टैंड इट, व्हाट वी डू इज वी ट्राई एंड क्वांटिफाई इन ईच ऑफ देम. जैसे क्वालिटेटिव हमने कह तो दिया, लेकिन क्वालिटेटिव में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, है ना. सो इसके तीन पैराडाइम खुल सकते हैं. देयर आर थ्री पैराडाइम्स दैट आई कैन रिलेट टू दिस. फर्स्ट इज गोइंग टू बी माय इकोनॉमिक पैराडाइम, कि मुझे इकोनॉमिक पैरामीटर्स के टर्म में देखना है. इकोनॉमिक पैरामीटर्स पुश करेंगे तो ऑटोमेटिकली मैं कहूंगा कि हाँ भाई थोड़ा बहुत डेवलपमेंट इकोनॉमिकली तो हो ही रहा है. ठीक. सेकंड, ह्यूमन टर्म्स में देखूंगा, मतलब इंडिविजुअल लेवल पर देखूंगा, राइट, कि अगर ह्यूमन ग्रोथ हो रहा है, मतलब फिजिकल लिविंग स्टैंडर्ड्स हर व्यक्ति के बढ़ रहे हैं, राइट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ रही है, राइट, इकोनॉमिक सिक्योरिटी अचीव कर पा रहे हैं हर इंडिविजुअल, तो डेफिनेटली ह्यूमन टर्म्स में भी ग्रोथ हो रही है. ठीक. सिमिलरली सोसाइटल लेवल पर भी देखूंगा तो सोशल ग्रोथ इज अनदर पैरामीटर, कि सोशल ग्रोथ अगर हो रही है इकोनॉमी में, राइट, कि हर किसी का आचरण कैसा है, हाउ इज एवरीवन्स कंडक्ट इन द सोसाइटी, राइट, आपसी कम्युनल लाइंस पर वायलेंस तो नहीं हो रहा है, या कम्युनल लाइंस पर क्लैशेस तो नहीं हो रहे हैं. कम्युनल जो है हार्मनी कितना ज्यादा है कम्युनिटीज के बीच में, राइट, कितना ज्यादा स्पेस मिल रहा है हमें फॉर साइंटिफिक एडवांसमेंट, साइंटिफिक अचीवमेंट्स, राइट. सो ऑल ऑफ दैट कैन बी टर्म्ड अंडर सोशल ग्रोथ इटसेल्फ, राइट.
अब क्या हुआ, बहुत टाइम तक हम इसको डिबेट करते रहे इकोनॉमी में, राइट. इनफैक्ट फ्रॉम आर इकोनॉमी पर्सपेक्टिव ऑल्सो, यू नो द प्रोसेस. हमने 1950 में जो है प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश किया, प्लानिंग कमीशन आया और 5 ईयर प्लान्स के जरिए हम आगे बढ़ते रहे हिस्ट्री में, राइट. यू विल फाइंड अप टिल लेट 2000, राइट, साल 2000 तक इकोनॉमी में ग्रोथ तो मिला, इकोनॉमी में ग्रोथ तो मिल रहा था. सो इकोनॉमी वॉज विटनेसिंग ग्रोथ, बट वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट वी वर नॉट एबल टू विटनेस वॉज दिस, डेवलपमेंट की कमी नजर आ रही थी खास समय, है ना. तो इट वॉज द ईयर 2005 इटसेल्फ, ये साल 2005 की बात है, 2005 की, जब प्लानिंग कमीशन ने कहा that what Indian economy requires now is not just simply growth. केवल और केवल इकोनॉमिक ग्रोथ की नीड नहीं है. आज की डेट पर जो हमें नीड है वो है इंक्लूसिव ग्रोथ की. What we need today is inclusive growth. What we need today is inclusive growth. ठीक. सो आज की डेट पर जिस चीज की आवश्यकता है सबसे ज्यादा हमें, that is not just प्योर इकोनॉमिक ग्रोथ. हमें क्या है ना, हमें इन तीनों का बैलेंस्ड फॉर्म चाहिए, इकोनॉमिक प्लस ह्यूमन प्लस सोशल, which will give us inclusive growth in itself. ठीक है. Guys, we'll continue the remaining topics in the next part.